everyone, my name is Harmanjot Kaur and today we're gonna talk about the topic departmental undertakings. So let's get started. So what is departmental undertakings? क्या है departmental undertakings? कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको इकट्ठा करके एक काम दे दो तो आप उसे एक डिपार्टमेंट बोल सकते हो, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, right? Department of, like in your college or schools you have noticed there are different departments for every job to be done, right? हर एक जॉब को पूरा करने के लिए आपके स्कूल और कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिसे हम डिपार्टमेंट कह सकते हैं, राइट? और अंडरटेकिंग्स उन ग्रुप ऑफ पीपल को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जो पर्टिकुलर वर्क दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए, हम उसे अंडरटेकिंग कह सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है कि कोई काम है जिसको आपने पूरा करना है, राइट? ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइजेज़ को मैनेज करने के लिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की हेल्प लेती है पब्लिक एंटरप्राइजेज़ को मैनेज करने के लिए। ये इसकी ऑनरशिप और इसकी मैनेजमेंट और इसका कंट्रोल फुली किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट है, इसका फुल ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और हर एक डिपार्टमेंट की अपनी मिनिस्ट्री होती है। अब मिनिस्ट्री क्या है? एक डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर एक पावर सेट की हुई है कि जो उनको ऑब्ज़र्व करेगी, देखेगी कि वो डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं। उन ग्रुप ऑफ पीपल जो उस अथॉरिटी पे बैठे हैं, हम उनको मिनिस्ट्री बोल सकते हैं। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी एक मिनिस्ट्री होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, for Department of Finance there is a Ministry of Finance, for Department of Railways there is a Ministry of Railways and so on. तो हर डिपार्टमेंट की अपनी मिनिस्ट्री होगी और हर वही मिनिस्ट्री उस डिपार्टमेंट को देखेगी, मैनेज करेगी, कंट्रोल करेगी कि वो डिपार्टमेंट अच्छे से चल रहा है या नहीं। जो डिपार्टमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वही डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी होगा। जो डिपार्टमेंट की एग्जीक्यूशन को देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वही उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी होगा। और वो किसके अंडर काम करेगा? मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के अंडर। ओके। एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के लिए हर साल बजट प्रिपेयर किया जाता है। हर साल कितना फाइनेंस किस डिपार्टमेंट को चाहिए, कहाँ चाहिए, कहाँ से आएगा, उसका सब एक बजट तैयार करके गवर्नमेंट से अप्रूवल ली जाती है उसके लिए। और जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में प्रेजेंट भी किया जाता है। उनको सेंड किया जाता है कि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की थ्रू आउट द ईयर, फुल ईयर में इतनी एक्टिविटीज़ थी, ये काम हमारे डिपार्टमेंट ने कंप्लीट कर लिए हैं। हमें जो काम सौंपे गए हैं हमने उन्हें कंप्लीट कर लिया है। सो व्हाट आर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स? Departmental undertakings are the public enterprises running as a part of government department. वो वाली पब्लिक एंटरप्राइजेज जो एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रही है। ओके, so what's his next? Chief enterprises in the form of departmental enterprises. So हमारी chief enterprises means मेन मोटी जो enterprises जो सबको शायद मालूम हो कौन सी हैं। द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। The Indian Railways, which is run by Ministry of Railways, All India Radio, Doordarshan, Telephone Services, Orange Factory, etc. So these are all the examples of departmental organizations. Next up we have features of departmental undertakings. So क्या हैं features departmental undertakings के? First,
फॉर्म्ड एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हमें मालूम है ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज़ को मैनेज करने के लिए, ये पब्लिक एंटरप्राइजेज़ को मैनेज करने के लिए है, तो इसे फॉर्म भी कौन करेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट, राइट। इसके लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री भी बनाई जाती है जो इसकी फॉर्मेशन पे काम करती है, एंड हर डिपार्टमेंट को एक स्पेशल मिनिस्ट्री को सौंपा जाता है कि आप इसकी फॉर्मेशन पे काम करोगे, और फिर उसे फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ऑनरशिप लाइज विद द गवर्नमेंट। इसकी ऑनरशिप किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल गवर्नमेंट हो। थर्ड वन वी हैव इज़ मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री कंसर्न्ड। हर डिपार्टमेंट की अपनी मिनिस्ट्री है, तो उसे मैनेज भी कौन करेगा? उसकी अपनी मिनिस्ट्री, राइट। नेक्स्ट इज़ फाइनेंसिंग डन बाय गवर्नमेंट थ्रू जनरल बजट। एक जनरल बजट प्रिपेयर किया जाता है इन डिपार्टमेंट्स के लिए कि कितनी फाइनेंस चाहिए, कितना मनी चाहिए, कहाँ से आएगा, कहाँ पे लगाया जाएगा, इनके डे टू डे एक्सपेंसेस क्या हैं, कितना मनी इनको चाहिए, वो सब जनरल बजट में प्रिपेयर किया जाता है, और गवर्नमेंट इस जो है इसे प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट इज़ नो राइट टू ड्रॉ फ्रॉम पब्लिक। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की ट्रेजरी से ही अपने खर्चे निकाल सकती हैं। वो पब्लिक से, जनरल पब्लिक से अपने पैसे रेज़ नहीं कर सकती, वो पब्लिक से किसी भी तरह का लोन नहीं ले सकती हैं। अगर उन्हें अपने डे टू डे खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए तो वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी उन्हें, वो खुद नहीं रेज़ कर सकते। नेक्स्ट इज़ अपॉइंटमेंट्स मेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। तो अब डिपार्टमेंट तो फॉर्म करता है, कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। उसकी ऑनरशिप भी गवर्नमेंट के हाथ में है, मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट के हाथ में है, मगर उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? उन्हें यूपीएससी और एसएसबी जो है अपॉइंट करते हैं। ये जो मेन अथॉरिटीज़ हैं, ये ही जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करती हैं। नेक्स्ट अप वी हैव इज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसकी कोई अपनी पहचान नहीं है, राइट। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के अंदर है, हर काम गवर्नमेंट के अंडर होगा। अगर ये कोई भी काम करी है, अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करी है, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रही है, तो वो इसके नाम पर नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ने ये प्रॉपर्टी को ख़रीदा। नो, it will be like government has purchased that property or government has sold that property. Okay, next up we have is no administrative autonomy. इसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी वही इन्हें करना पड़ेगा। तो इसमें रेगुलर डे टू डे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होगी। गवर्नमेंट चेंज होने के साथ इसमें चेंजेस भी आएंगी। ये इनकी जो पावर है वो इनके हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। सो लेट्स रिकॉल once what are the features of departmental undertakings. It is formed by government, it is owned by government, it is managed by ministry concerned, its finance are done by government, it cannot draw finance from public, appointments are made by UPSC and SSB, and it does not have any separate existence, and it does not have administrative autonomy. Next up we have is merits of departmental undertakings. अब departmental undertakings के क्या फ़ायदे हैं? First is easy formation. How? Because it is already under government, right? और ये फॉर्म ही गवर्नमेंट के ऑर्डर से होती हैं, तो इनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। गवर्नमेंट इन्हें फॉर्म करी है, जो भी फॉर्मेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी कर चुकी है।
एक बार इन्हें बनाने का, कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनाने का डिसीजन ले लिया गया है तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन का कोई झंझट नहीं रहता है. सो इट्स फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी. नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव कंट्रोल. जो भी डिपार्टमेंट है उसकी अपनी मिनिस्ट्री है. वो मिनिस्ट्री उस डिपार्टमेंट के लिए रूल्स भी बनाती है एंड उसके अंदर जो भी है एजुकेटेड एंड ट्रेंड ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है. तो अगर कोई पर्सन एफिशिएंट है, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन को अगर हम किसी काम के लिए अपॉइंट करते हैं तो हमारे पास कंट्रोल जो है डेफिनेटली अच्छा होगा, राइट. किसी पर्सन को अगर कोई काम करने का पहले से अनुभव है, उसे पहले से एक्सपीरियंस है कि किसी काम को कैसे किया जाए, तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगा और जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे से होगा. इंक्रीज़ इन, नेक्स्ट वी हैव इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट इनकम. जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वो अपनी काम करती हैं, राइट. उनसे इनकम भी अर्न करती हैं. सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को सेटअप करने से क्या हुआ है कि गवर्नमेंट की इनकम में इंक्रीज़ हुआ है, राइट. वो अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर पा रही है जो पहले पॉसिबल नहीं था, राइट. नेक्स्ट इज़ डिक्रीजिंग टैक्स बर्डन. जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की अपनी इनकम है, राइट. तो अभी पहले क्या था, अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स नहीं है तो गवर्नमेंट की अपनी इनकम तो है नहीं, तो वो कहाँ से लेगी, वो पब्लिक से लेगी. अगर अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं तो गवर्नमेंट की अपनी इनकम भी है, उससे क्या होगा, टैक्स रेट्स कम हो जाएंगे, राइट. तो जो पब्लिक पे टैक्स बर्डन है वो भी कम हो जाएगा. ईजी फाइनेंसिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को तो फाइनेंसिंग का कुछ काम करना ही नहीं है, राइट. जो भी फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा, राइट. दे डोंट हैव टू आस्क द पब्लिक दैट दे वांट टू रेज द लोन, और दे डू नॉट हैव टू आस्क द बैंक्स दैट दे वांट मनी, right. They just have to say to the government that this is the needs of the department and whatever is needed will be provided by the government only. जो भी फाइनेंस की ज़रूरत है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा, राइट. नेक्स्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. जो भी एक्टिविटीज़ की जाएंगी वो गवर्नमेंट की अप्रूवल से ही होंगी. गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती. इसलिए कोई भी फाइनेंस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसका मिसयूज़ नहीं किया जा सकता, राइट. तो जो भी फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा उसका प्रॉपर यूज़ होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी एंड गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होगा, राइट. So let's recall once what are the merits of departmental undertakings. It is easy to form, it has effective control, the government income increases here, the tax burden reduces, it is easy financing, and there are proper utilization of funds. Next up we have is limitations of departmental undertakings. अब इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, हमने इतने सारे फ़ायदे पढ़ लिए. इजी फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट सब कुछ संभाल रही है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट. पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन. प्रॉम्प्ट मतलब क्विक एक्शन, राइट. अब अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कुछ भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, राइट. और गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, राइट. जो पेपर वर्क है, जो सब कुछ है, सब करना होगा, राइट. जो प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं वो सब प्रोसेस फॉलो करने होंगे. उसके बाद गवर्नमेंट अपनी अप्रूवल देगी, उसके बाद कोई एक्शन लिया जा सकता है. वो खुद से अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते. तो उसके लिए क्या है,
कि हम अब इसमें क्विक डिसीजन नहीं ले सकते कि आज अगर हमें ज़रूरत है तो हमें आज ही डिसीजन मिल जाए. नो, government processes are very long and lengthy, and there are layers of steps and layers of processes, like एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, ऑल द स्टेप्स नीडेड टू बी डन. आफ्टर दैट वन कैन टेक दिस डिसीजन, राइट. हमें सब स्टेप्स को फॉलो करना होगा, राइट. उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, उसके बाद डिसीजन आएगा. सो इट टेक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम टू टेक अ डिसीजन. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एक बार रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए उन्हें फॉलो ही करना पड़ेगा. अगर कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कुछ ज़रूरतें चेंज हो रही हैं, कुछ नीड्स चेंज हो रही हैं, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स अपने आप से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इंसेंटिव्स. जो भी काम कर रहे हैं, राइट, जो भी गवर्नमेंट को इनकम आ रही है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से ही आ रही है, मगर इनकी जो पावर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की, खुद की जो पावर है बहुत कम है, राइट. सब पावर किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है. तो अगर खुद ही सोचो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, राइट, और आपको लाइक स्ट्रिक्टली बोल दिया जाए आपको इस काम करते समय यहाँ से हिलना नहीं है, ऐसे करना है, वैसे करना, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं, राइट. डे टू डे आपको वही काम करना है, राइट. आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते. अगर आप उस काम को बेटर भी कर सकते हो तब भी आप नहीं कर सकते, राइट. आपको वही करना होगा जो आपको बोला गया है. तो आप अपने एफ़र्ट्स डालना बंद कर दोगे कि हमें करना तो वही है जो वो बोल रहे हैं, तो हम अपना इनिशिएटिव्स क्यों लें, हम उसे अच्छा क्यों करें. तो उससे क्या हो जाता है कि उनके इंसेंटिव्स भी कम हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग. द सेम थिंग कि उनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है. एज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग द एज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इज़ टू सर्व द पब्लिक. सो उनके अंदर वो कंपटीशन की फीलिंग नहीं होती. तो उन्हें नहीं होता कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है. दे नो दैट देयर इनकम इज़ फिक्स्ड, राइट. उन्हें फिक्स्ड इनकम मिलनी है, राइट. तो वो इतना इनिशिएटिव नहीं लेते, उनके अंदर कंपटीशन की फीलिंग नहीं होती, right. They are the only one, right, under public sector. They are working under public sector. There is no other public sector which are going to compete with them, so there is no kind of competitive feeling in them. Increase in tax burden. अब हमने कहा था कि टैक्स बर्डन डिक्रीज़ हुआ है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इंक्रीज़ हुआ है. टैक्स बर्डन डिक्रीज़ होगा तब जब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को प्रॉफिट होंगे, राइट. अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स लॉसेस में जा रहा है, उससे कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो टैक्स गवर्नमेंट क्या करेगी? बढ़ा देगी, क्योंकि उसे लॉस हो रहा है, राइट. अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम अपना बर्डन किसी के सर पे थोप देंगे. ऑब्वियस पब्लिक के ऊपर जो टैक्स बर्डन है वो बढ़ जाएगा. नेक्स्ट इज़ मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. अभी गवर्नमेंट के अंडर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ चेंज होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी नीड्स होंगी, डिमांड्स होंगी, तो वो क्या करेंगी कि अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को उनके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, राइट. व्हेन द गवर्नमेंट चेंजेस द नीड्स चेंजेस. सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की जो काम है उसके अंदर भी जो चेंजेस आएंगी, तो उन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी इंटरफेरेंस जो है बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज़ रेड टेपिज़म. रेड टेपिज़म क्या होता है? जो पेपर वर्क, राइट, फाइल्स पे फाइल्स जमा हो ही जाना और उनका कंप्लीशन ना होना, राइट, दैट इज़ रेड टेपिज़म. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन कोर्ट्स, राइट, केस
there are lots and lots of cases which are not solved, right? उनको टाइम से सॉल्व नहीं किया जाता। जो कोर्ट में केसेस जाते हैं, उनकी जो फाइल्स होती हैं, जो उनका पेपर वर्क है, वो उनको फाइल्स बना कर करके स्टोर करी जाते हैं, लेकिन उनके केसेस अभी सॉल्व नहीं हुए। जो अनसॉल्व्ड केसेस की फाइल्स हैं उनको रेड टेपिज्म बोलते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ देयर इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। कुछ काम पूरा नहीं हुआ है, बट जस्ट देयर इज़ जस्ट प्योर रेड टेपिज्म। There are just huge list of work undone there, right? So let's review quickly what are the limitations of departmental undertakings. First is lack of prompt action, lack of flexibility, lack of incentives, lack of competitive hearings, increasing tax burden, more political interference, and red tapeism. Next up we have is that, have you ever thought what what is the utility of departmental undertakings? इतनी सारी limitations होने के बावजूद इसकी ज़रूरत क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, हमको इससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? Have you ever thought of that? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कब काम आती हैं? जब गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल ज़रूरी हो फॉर द सेक ऑफ पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट की अच्छी बात ये है कि वो उनको पब्लिक को ही सर्व करना है, उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, राइट? तो वेयर देर इज़ proper and full need of government control, departmental undertakings come into scene. So next up is where secrecy is must. जहाँ पे सीक्रेसी की बहुत ज़रूरत हो, वहाँ पर भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती हैं। जैसे कि डिफेंस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो किसी को भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, राइट? तो दैट इज़ बेटर टू बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. Next up we have is where services for public utility are to be made available and private sector contribution stands to nil. जब पब्लिक की नेसेसिटी की ज़रूरतें, नेसेसिटी की चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं एंड प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर रहा होता, तब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर द वन विच प्रोवाइड द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, राइट? प्राइवेट सेक्टर किसी को सर्व नहीं करता, बहुत कम प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो किसी को सर्व करते हैं। आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर्स भी सर्विस कर रहे हैं, बट नॉट दैट एक्सटेंट विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, राइट? नेक्स्ट अप वी हैव इज़ वेयर हैवी इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व विदाउट एनी गारंटी ऑफ प्रॉफिट. अभी प्राइवेट सेक्टर क्या है, उनका मोटिव ही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, राइट? अगर प्राइवेट सेक्टर को दिख रहा है कि उन्हें किसी काम में प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो उस काम में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी, वो उस काम में अपने पैसे नहीं लगाएगी. तो इफ़ देर इज़ अ वर्क वेयर देर इज़ नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट और ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, so departmental undertakings plays a important role. So that is what is the utility of the departmental undertakings, right? So hope you got clear about the concept of departmental undertakings, what are their merits, demerits, features, and why they are needed, right? Thank you everyone.